नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। ओडिशा तट से टकराया चक्रवाती तूफान दाना, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पीएम का मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन। पीएम मोदी और चांसलर शॉल्स की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। झारखंड में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सहित कई दिग्गज भरेंगे पर्चा। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम बैठक। राष्ट्रीय एकता, प्रगति और संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत वापस बुलाए गए भारतीय राजनयिक संजय वर्मा ने खोली कनाडा की पोल। दोहरे मानक और खालिस्तानियों को पनाह देने का लगाया आरोप। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। चक्रवात दाना का असर दिखना शुरू हो गया है। उड़ीसा और बंगाल में आई तस्वीरों से ये देखा जा सकता है कि तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पिछले कई दिनों से बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट की तरफ से बढ़ रहा भीषण चक्रवाती तूफान दाना रात लगभग 8-12 बजे प्रायद्वीप के करीब हिट किया है। हवा की रफ्तार लगातार 100 से 120 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है। वहीं करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है अब ये तूफान। यहां उड़ीसा तट पर तूफान दाना का लैंडफॉल हो चुका है और मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर तक दाना के कमजोर भी पड़ने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा जा रहा है। दोपहर तक भीषण चक्रवाती से चक्रवाती तूफान बनने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें दिख रही हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां तेज हवाएं तो चल ही रही हैं, साथ ही ऊंची लहरें समुद्र तट पर देखी जा रही है। वहीं तूफान से किसी के अभी हताहत होने की खबर नहीं है। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल मुख्यमंत्री से 2 बार फोन पर बात किया है। और उड़ीसा में इस समय आपको बता दें कि उड़ीसा तट पर तूफान दाना का लैंडफॉल हो चुका है। तेज हवाओं के साथ वहां मूसलाधार बारिश जारी है। रात 12 बजे इसका लैंडफॉल हुआ है और मौसम विभाग ने और बताया है कि हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर है इस समय। और मौसम विभाग ने आज सुबह करीब 6 बजे तूफान का केंद्र धामरा से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बताया है। तूफान दाना करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया 1 से 2 घंटे और जारी रहने का आकलन लगाया है। तूफान के उत्तर उड़ीसा में पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज दोपहर तक दाना के कमजोर पड़कर भीषण चक्रवाती तूफान से चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई है। चक्रवाती तूफान दाना के बारे में आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया है कि तूफान की वजह से हवा की गति करीब 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोपहर तक तूफान की तीव्रता भीषण चक्रवाती तूफान से कमजोर पड़कर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। Now the current intensity is severe cyclonic storm and wind speed is about 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. Landfall process continues and the rear sector of the cyclone is entering into the land, and the landfall process would continue for next 1 to 2 hours. It is likely to move nearly west-northwestward across North Odisha and weaken gradually into a cyclonic storm by forenoon of 25th October.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को 2 बार फोन किया और चक्रवात के मद्देनजर राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के पुनर्वास और हिफाजत के लिए एनडीआरएफ और ओडिशा आपदा मोचन बल जैसे बल की तैनाती के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री ने राज्य की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। भुवनेश्वर में चक्रवात दाना के मद्देनजर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद है। यहां सभी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि चक्रवात दाना का लैंडफॉल हो चुका है और उसी के मद्देनजर दाना के कारण बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है अभी फिलहाल के लिए, और सभी उड़ानें अभी फिलहाल नहीं चल रही है। भुवनेश्वर में चक्रवात दाना के मद्देनजर ये बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और अभी सभी उड़ानें स्थगित हैं। चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अधिकारियों के साथ हावड़ा में राज्य सरकार के कंट्रोल रूम में मौजूद रही। दाना तूफान का असर पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर दीघा बीच पर भी देखा गया। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत और जर्मनी के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभा की गतिशीलता के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए बातचीत करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा दोनों नेता जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और जर्मनी के रिश्तों के बारे में बात की जाए तो इसकी नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत पर टिकी हुई है। जर्मनी भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी रहा है। यूएनएससी में जर्मनी भारत की स्थायी सदस्यता का हमेशा से समर्थन करता रहा है। भारत और जर्मनी के बीच के रिश्ते साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच 2000 से रणनीतिक साझेदारी है जिसे सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्श के शुभारंभ के साथ और मजबूत किया गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेश और उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न मोर्चों पर सहयोग है। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज फोकस ऑफ इंडिया को मंजूरी मिल गई है जिसमें सभी ने भारत के साथ संबंधों को आगे ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दरअसल फोकस ऑन इंडिया नामक ये दस्तावेज जर्मन सरकार द्वारा देश को समर्पित किया गया पहला दस्तावेज है। जर्मनी अगले साल भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा और फोकस ऑफ इंडिया को मंजूरी मिलना एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 25 और 26 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। एपी के एक द्विवार्षीय सम्मेलन है और 1986 से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जर्मनी और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। जर्मनी 2023 और 24 में भी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। जर्मनी और भारत G4 के ढांचे के भीतर यूएनएससी विस्तार पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वहीं भारत जर्मनी में रोजगार पाने के इच्छुक छात्रों, प्रशिक्षुओं और श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देता है। पिछले 4 सालों में जर्मनी में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या 4 गुनी हो गई है। जर्मनी में लगभग 2.46 लाख भारतीय पेशेवर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, व्यवसायी, नर्स और छात्र के रूप में जर्मनी में रह रहे हैं। 2024 में भारत और जर्मनी भारत जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जिसकी शुरुआत मई 1974 में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग
पर एक अंतर सरकारी समझौते के तहत हुई थी। भारत ने जर्मनी में प्रमुख विज्ञान परियोजनाओं में निवेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी महासंग्राम की। झारखंड का रण साधने के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से आज नामांकन दाखिल करेंगे। कई राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसमें झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। आज बीजेपी के 7 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बोरियो विधानसभा सीट के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बड़कागांव प्रत्याशी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। बोकारो प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। वहीं सिंदरी, धनबाद, सरायकेला और खरसावां विधानसभा के प्रत्याशी के नामांकन में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 सीटों पर होना है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा के लिए 7 और सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने हजारीबाग जिले की बरही सीट से मौजूदा विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर उनकी जगह अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हेमंत सोरेन सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी निशत आलम को पाकुड़ से उम्मीदवार बनाया गया है। रांची जिले की कांके सुरक्षित सीट पर सुरेश कुमार बैठा को टिकट दिया गया है। पलामू जिले की पांकी सीट से लाल सूरज और डाल्टनगंज से कांग्रेस ने के त्रिपाठी और छतरपुर सुरक्षित सीट से राधाकृष्ण किशोर को उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्ण किशोर 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि वह इस पार्टी से पहले विधायक रह चुके हैं। इसी जिले की विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इस सीट पर इंडी ब्लॉक के साझेदार राष्ट्रीय जनता दल के राम नरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्होंने 1 दिन पहले ही नामांकन किया था। इसके पहले कांग्रेस ने पहली सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इनमें जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पौड़ियाहाट से प्रदीप यादव सहित 21 प्रत्याशी शामिल हैं। और अब बात विधानसभा चुनावों के साथ उपचुनावों की भी। वायनाड लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वायनाड सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और भाजपा की ओर से नव्या हरिदास से नामांकन दाखिल किया गया है। वहीं 47 विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 37 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। अब तक 71 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। इसके अलावा असम की 5, बिहार की 4, चंडीगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 1, पंजाब की 4, राजस्थान की 7, सिक्किम की 2 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर आज पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। और अब बात महाराष्ट्र के महाभारत की। जी हां, महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम की बात करें तो यहां विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिनंदन भी करेंगे। सुबह फडणवीस नितिन गडकरी को मिलने उनके नागपुर आवास जाएंगे और भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पूर्वी नागपुर से कृष्णा गोपड़े और दक्षिण नागपुर से मोहन मते भी आज अपना पर्चा भरेंगे, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर ग्रामीण की कामठी विधानसभा सीट से और हिंगड़ा विधानसभा से समीर मेघे भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 153 उम्मीदवारों के 164 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में मतदान एक ही चरण में 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सभी 288 सीटों पर सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। इस बीच कांग्रेस ने कल 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पृथ्वीराज चव्हाण कराड़ साउथ से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को पार्टी ने साकोली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 48 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। पृथ्वीराज चव्हाण कराड़ साउथ से चुनाव लड़ने वाले हैं और साथ ही साथ 48 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें नाना पटोले को साकोली से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं एनसीपी शरद पवार पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 45 उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी की है। बारामती से इस बार पार्टी ने योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। महाराष्ट्र में महायुति के दलों के बीच 288 सीटों में से 278 सीटों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट ने 278 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। अब 10 सीटों पर सहमति बननी बाकी है। भाजपा आज अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। भाजपा ने अब तक 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 45 और एनसीपी अजीत गुट ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अब तक महायुति ने अपने सदस्यों से 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब भी 106 सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। महाराष्ट्र में नामांकन की अंतिम तारीख में केवल अब 4 दिन बचे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के परखम गांव में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी। यह बैठक शनिवार तक चलेगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और संगठनात्मक प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। साथ ही मार्च 2024 में संपन्न हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा और साथ ही संघ कार्य के विस्तार का वृतांत भी लिया जाएगा। बैठक में विशेषकर संघ शताब्दी से जुड़े सुनिश्चित संगठनात्मक लक्ष्यों को विजयदशमी 2025 तक पूर्ण करने के संबंध में विचार विमर्श होगा। वहीं 2025 में आरएसएस के शताब्दी समारोह से पहले संगठन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। कार्यकारिणी बैठक में देश में भाईचारा, एक दूसरे की मदद, देश की प्रगति, समाज के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के 2 दिवसीय बैठक की गुरुवार को दिल्ली में शुरुआत हुई। बैठक में पहले दिन रखे गए मुद्दों पर आज दूसरे और अंतिम दिन विचार मंथन पर निर्णायक कार्य योजना का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। गुरुवार को हुई बैठक में हिंदू धर्म के विमुख हुए लोगों की घर वापसी, सामाजिक समरसता और परिवारों में धार्मिकता और संस्कार जैसे विषयों पर प्रस्ताव रखा गया। साथ ही हिंदू समाज के सामने वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत देश और सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिशों पर चिंता व्यक्त करते हुए वैदिक सनातनी संस्कृति को जन जन के बीच पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में कहा गया कि इसके लिए हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति फिर से जागरूक होने की आवश्यकता है। बता दें कि मलूक पीठाधीश्वर अग्रविताचार्य स्वामी राजेंद्र देवाचार्य की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ देश के कई जाने माने संत भी शामिल हुए। इस 2 दिवसीय बैठक में भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती, जैन संत लोकेश मुनि और अकाल तख्त के जत्थेदार इकबाल सिंह महाराज के साथ विहिप के संरक्षक दिनेश चंद्र, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, सह संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे और अशोक तिवारी सहित अनेक संत और धर्माचार्य हिस्सा ले रहे हैं।
कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। संजय वर्मा ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत पर आधारहीन आरोप लगाए थे। भारत के केस में तो प्रधानमंत्री वहां के पार्लियामेंट पे खड़े होकर बगैर किसी सबूत के, जो उन्होंने बाद में माना कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो बगैर किसी सबूत के आप एक देश को, इंडिविजुअल तो छोड़ दीजिए, एक देश को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गलत मैं कूटनीतिज्ञ हूं तो बहुत गलत शब्द तो इस्तेमाल करूंगा नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है। संजय वर्मा ने कहा है कि कनाडा और भारत का रिश्ता हमेशा से अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। कनाडा हमारा बहुत अच्छा मित्र था, है और रहेगा। तो कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस में अच्छे रोल्स हैं हम लोगों के, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि अभी जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर उस तरह से आप देखिए तो एक जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें इसी मामले को बहुत अलग अलग ढंगों से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सिडनी में दूसरी ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद बैठक में भाग लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि AIESC बैठक ज्ञान के पुलों को मजबूत करने, शिक्षा और कौशल विकास में साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज IRU के उच्च स्तरीय प्रशासकों के साथ बातचीत की, जो ऑस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालयों का एक गठबंधन है, जहां उन्होंने इसके सदस्यों के साथ समृद्ध चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन DC में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक लंबा दृष्टिकोण G20 वित्त ट्रैक के 25 वर्ष और वैश्विक सहयोग की निरंतर अनिवार्यता विषय पर चर्चा में भाग लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि G20 पिछले 25 वर्षों में और विकसित हुआ है और इस समूह की संयोजक शक्ति इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। वित्त मंत्री ने एजेंडा 2030 को पाने के लिए व्यापक सुधारों पर जोर देने के लिए #G20 को महत्वपूर्ण बताया। और अब बात दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर। दिल्ली में सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है। शहर की वायु गुणवत्ता और गिरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इंडिया गेट, आनंद विहार, नेहरू प्लेस और ITO के साथ कई जगहों पर स्मॉग की परत देखी गई है। इसे बचाव को लेकर सड़कों का पानी का छिड़काव सहित कई दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी गई है। उधर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा है। इस बीच फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और अन्य प्रदूषित तत्वों की वजह से यमुना का पानी काफी प्रदूषित हो गया है, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज में बह रही यमुना नदी की सतह पर सफेद झाग देखी जा रही है, जो कि बेहद नुकसानदायक है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकांश राज्यों में अभी प्रारंभिक मतदान चल रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां प्रारंभिक मतदान या तो हो चुका है या वे राज्य इसकी अनुमति ही नहीं देते हैं। इसलिए 5 नवंबर को जब मतदान का दिन आएगा, तब लाखों मतदाता पहले ही डाक से या व्यक्तिगत रूप से अपने मत पत्र डाल चुके होंगे। देखिए DD न्यूज के संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट, जिन्होंने टेक्सास में ट्रैविस काउंटी में मतदाताओं से मुलाकात की। आप देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 5 को है। चुनाव वाले दिन को अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, पर करीब 20 मिलियन अमेरिकन ने अब तक अपनी वोट डाल दी है। ये वोट अर्ली वोटिंग सिस्टम के थ्रू होती है या डाक से, जिसे मेल इन बैलेट्स कहते हैं। अगर जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की माने तो वो ये आशा कर रहे हैं कि 70% जॉर्जियंस अपनी वोट ऑलरेडी इलेक्शन दिन से पहले डाल देंगे।
अमेरिका में प्रारंभिक मतदान का चलन रहा है। ये प्रणाली मतदाताओं की सुविधा के लिए तैयार की गई है, जिससे यदि वे अपने काउंटी से बाहर यात्रा कर रहे हों या चुनाव के दिन किसी कारण से उपलब्ध ना हो, तो अपना वोट पहले डाल दें या डाक मतपत्र द्वारा भेज सकें। प्रारंभिक मतदान चुनाव के दिन से पहले मत डालने की सुविधा देता है और मैं इसीलिए इसमें शामिल होता हूं ताकि मैं मतदान के दिन कहीं मत डालना भूल ना जाऊं। मैं बस भीड़ से बचने और बाकी सभी लोगों से पहले मत डालने के लिए प्रारंभिक मतदान का इस्तेमाल करती हूं। इस इलेक्शन में एक बात अलग है, जिस तरह की कैंपेन चली, जिस तरह के एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं, लोगों में एक एंग्जाइटी भी है। मेरे साथ एक ऐसी वोटर हैं जिन्होंने अभी वोट किया है, ये इंडियन अमेरिकन हैं। हम सुनते हैं दोनों कैंडिडेट्स जो कहना चाहते हैं अपनी बात, और इतनी एंग्जाइटी बिल्डअप हो गई है कि जिस दिन अर्ली वोटिंग का मौका मिला तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाके जल्दी से अपना वोट डाल के आ जाएं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच तनातनी का माहौल है। इसके कारण कुछ मतदाता प्रारंभिक मतदान भी कर रहे हैं और बहुतों को डर है कि प्रारंभिक मतदान से उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ संभव है, इसलिए कुछ मतदाता प्रारंभिक मतदान से कतरा भी रहे हैं। मैंने प्रारंभिक मतदान का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे डर था कि क्या पता चुनाव के दिन मैं वोट ही ना डाल पाऊं। मुझे थोड़ा दुख है कि मेरे राज्य में प्रारंभिक मतदान नहीं होगा, इसलिए मैं इस साल चुनाव के दिन ही मतदान करूंगी। प्रारंभिक मतदान के शुरुआती आंकड़ों में रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। यह डेमोक्रेट्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि 2020 में मेल इन वोट ने जो बाइडेन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सीधा मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी मतदाताओं को प्रारंभिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट अर्ली वोटिंग में ट्रेंड्स ढूंढ रहे हैं कि कौन ज्यादा वोट कर रहा है, पर अभी इस इलेक्शन को ये कहना अर्ली वोटिंग पर बेस करके कि इधर जा रही है उधर जा रही है, जल्दबाजी होगी। नवंबर 5 को डिसाइड होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, पर अर्ली वोटिंग कन्वीनियंस का एक जरिया है जो इन्होंने अपने वोटर्स के लिए बनाया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, ऑस्टिन, टेक्सास।